तो कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारे विश्व इतिहास का एक बहुत ही खास टॉपिक है। टॉपिक का नाम हमारे है फ्रांस की क्रांति, जिसे फ्रांस की राज्य क्रांति भी कह सकते हैं या फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो उसके बारे में आज पढ़ेंगे तो उसके बारे में सारी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करें तो आप वैसे चित्र में देख सकते हैं, इसमें कुछ क्रांतिकारी हैं जो झंडे ले रखे हैं, जिनमें 3 कलर का ट्राई कलर झंडा है। एक येलो, रेड और ब्लैक, 3 कलर से झंडे बने हुए हैं। तो वो हमारे फ्रांस की राज्य क्रांति के झंडे हैं। तो आप देख सकते हैं राज्य क्रांति। विश्व में क्या फ्रांस की जो राज्य क्रांति है, इसको क्या एक युगांतरकारी घटना माना जाता है। मतलब इस क्रांति ने पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे बदलाव एक साथ किए थे। जब भी कभी पुरानी व्यवस्था के अनुरूप वर्तमान परिस्थिति में चलना कठिन हो जाता है कि पुरानी कोई व्यवस्था चल रही है और वो व्यवस्था चलती ही आ रही है और उस व्यवस्था की वजह से जो वर्तमान परिस्थिति में चलना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, तो शासनकर्ता और नीति निर्माता दोनों का दायित्व बनता है कि व्यवस्था में जनता की आकांक्षा के अनुरूप, कि जनता जैसा चाहती है वैसा वो परिवर्तन कर दे, कि जैसे समय के साथ क्या है जो व्यवस्था है उनमें परिवर्तन होना चाहिए। और यदि शासक वर्ग इस परिस्थिति को समझने में असमर्थ होते हैं, मतलब शासक वर्ग समझ नहीं पाते कि क्या बदलाव करना है और कैसे बदलाव करना है, या फिर जानबूझ के परिवर्तन करने से मना कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जैसा कि हमारी फ्रांस की क्रांति में हुआ था। तो इस सभी देशों के लिए, सभी सरकारों के लिए एक तरह के सबक की तरह कार्य करती है। वैसे देखें कि जो फ्रांस की क्रांति है, ये राजाओं के खिलाफ या राज्य व्यवस्था के खिलाफ तो कम थी, बल्कि जो समाज का में जो अव्यवस्था फैली हुई थी इसके खिलाफ ज़्यादा देखने को मिलती है। कि किसकी वजह से, कि लोगों के अंदर सामाजिक असंतोष ज़्यादा था, बल्कि किसकी वजह, राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध। बात करें फ्रांस की क्रांति की, तो फ्रांस की जो सामाजिक व्यवस्था से है ना, जनता की मनोदशा को आसानी से समझा जा सकता है कि उस टाइम के लोग क्या सोचते थे। अगर आप यदि जो फ्रांस है तो फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था के बारे में जान लेते हो, तो जिससे उद्वेलित होकर, जिससे परेशान होकर जनता क्या है उस समय परिवर्तन के लिए उठ खड़ी हुई। और 1789 से 1815 ईस्वी तक के काल में सारे काम हुए, सारे ड्रामे हुए, क्रांति भी हुई, हिंसा भी हुई, युद्ध भी हुआ, निरंकुशता भी आई, साम्राज्य की स्थापना भी हुई, राष्ट्रीयता के विकास, ये सब कुछ फ्रांस ने इतने से समय के अंदर देखा। तो ये देख सकते हैं, लेकिन 25-26 साल के अंदर सारे ही कार्य हो गए फ्रांस के अंदर। ये जो क्रांति थी ये मध्यम वर्ग के उस वर्ग को दर्शाती है, मतलब कि ये क्रांति है जो उस वर्ग के द्वारा की गई थी जो उच्च वर्ग से अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा था। जो मध्यम वर्ग था ये क्या चाहता था, जो उच्च वर्ग है उनसे अधिकार प्राप्त करना चाहता था। इसे जानने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा लेसन देखते हैं कि क्या है ये फ्रांस की क्रांति। लेकिन फ्रांस की क्रांति के बारे में पता चलने से पहले ये तो पता चले कि क्रांति से पहले की व्यवस्थाएं कैसी थी। तो हम देखेंगे क्रांति से पूर्व फ्रांस की परिस्थितियाँ किस तरह की थी। सबसे पहले आते हैं मेरे राजनीतिक व्यवस्था को देखेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। राजाओं की बात करें तो पहली बात आती है खास कि केंद्रीकृत शासन था। क्या था, केंद्रीकृत शासन था और अधिनायकवादी सत्ता थी। उस समय क्या फ्रांस में वंशानुगत निरंकुश राजतंत्र था। उस समय क्या था कि फ्रांस में वंशानुगत निरंकुश राजतंत्र था। राजा को कैसा माना जाता था, देवतुल्य माना जाता था। राजा को क्या माना जाता था, देवतुल्य, देवता के समान माना जाता था। राजा चाहे जिसे कैद कर सकता था, बिना कारण सजा दे सकता था। तो राजा को इस तरह के अधिकार दिए गए थे कि वह चाहे जब किसी को भी कैद कर ले, चाहे जब किसी को भी सजा दे दे। खासकर देखें हमारे लुई 14, तो लुई 14 ने तो निरंकुशता में बहुत बढ़ोतरी कर दी थी, मतलब बहुत मनमर्जी करने लगा था। उस समय के शासक थे लुई 14, वही तो ये कहते थे मैं ही राज्य हूँ, मतलब इस शासन है जो मेरे कहे अनुसार चलेगा, मैंने जो कह दिया वही होगा। और इसी से पता चल जाता है कि उस समय के जो अधिनायकवादी जो विचार है इसकी पराकाष्ठा इससे पता चल जाती है, क्योंकि लुई 14 क्या कहता है कि मैं ही राज्य हूँ। फिर आते हैं हमारी एक सीरीज चलती है 14, 15, 16, तीनों के तीनों राजा क्या थे, अयोग्य शासक थे। तो उनकी बात करें तो लुई 14 के विपरीत लुई 15 विलासी, वह लुई 14 कम से कम कुछ एक्टिव पर्सन तो था, चाहे वो क्या कहते हैं अधिनायकवादी, तानाशाह, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो जनता के लिए कुछ तो करता था। लेकिन लुई 15 तो क्या था, विलासी था और अयोग्य साबित हुआ। कौन, लुई 15। उसने शासन में सुधार की अपेक्षा सारा टाइम किस में बिता दिया, आमोद प्रमोद, ऐशो आराम करने में सारा समय बिता दिया। किसने, लुई 15 ने।
अब लुई सोलह की बात तो माशाअल्लाह वाली बात होती, क्यों? क्योंकि लुई सोलह के लिए तो कहा गया था, एक मोटा सा था लुई सोलह, तो अयोग्य, अकर्मण्य, विलासी, कान का कच्चा, जैसा कहेंगे वैसा मान लेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ बुद्धिहीन व्यक्ति था। क्यों? अब आप सोचेंगे कि इतनी सारी इस चीज़ें एक ही व्यक्ति के साथ कैसे जोड़ दी जाती है? क्यों? क्योंकि वो अपनी पत्नी की बातें सुनता था। क्या? वो अपनी पत्नी की बातें सुनता था, उसकी पत्नी उसकी कुछ नहीं सुनती थी, जबकि वह अपनी पत्नी, जिसका नाम था मेरी अतवानेत, उसकी बातें सुनता था और उसी की बातें मानता था, इसीलिए उसे बुद्धिहीन व्यक्ति कहेंगे। जो इतिहासकार फिशर है, वो तो उसके लिए ये कहते थे कि मेरी अतवानेत राज्य रूपी जहाज़ को चट्टानों से टकराने के लिए ले जा रही थी। मतलब जो फ्रांस का राज्य था वो क्या है, जो कह कह के लुई सोलह को एक तरह से बर्बादी की कगार पे ले आई थी फ्रांस को। तो उनकी पत्नी थी मेरी अतवानेत। अब बात करें राजाओं की व्यवस्था कैसी थी? खर्चीली। राजा की व्यवस्था कैसी थी? खर्चीली की बात करें तो राजा पेरिस से दूर जो वर्साई के महल थे उनमें अपना सारा समय बिताया करता था। वर्साई के महलों में बिताया करता था जो पेरिस से थोड़ा सा दूर थे, जहाँ हज़ारों की संख्या में नौकर चाकर होते थे, उनकी शान शौकत और भोग विलास संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपस्थित रहते थे। इन पे खर्च होने वाली राशि कितनी? कम से कम लाखों रुपए डॉलर हुआ करती थी। क्या? लाखों डॉलर। क्या है? उनकी जो भोग विलास के लिए, शान शौकत के लिए, ऐशो आराम के लिए पैसा खर्च होता था। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? जनता से ही वसूला जाएगा। फिर बात करें भ्रष्टाचार युक्त न्याय प्रक्रिया कानून। तो भ्रष्टाचार युक्त न्याय प्रक्रिया और कानूनों की बात करें, जो फ्रांस की न्याय व्यवस्था थी ये दोषपूर्ण थी, अव्यवस्थित थी, खर्चीली, अन्यायपूर्ण और भ्रष्टाचार युक्त थी। राजा की शब्द ही कानून थे। राजा कभी चाहे जब कानून को बदल देता था, मतलब कभी कुछ कहता था, कभी कुछ कहता था, तो एक तरह से कानून बदलते रहते थे। जिस तरह हर 5 से 8 मील पर बोली बदल जाती है, उसी तरह फ्रांस में कानून भी बदल जाते थे। जैसे राजा ने कोई कानून बनाया तो पालन करने वालों ने उसका क्या अपने अनुसार पालन किया। जो अधिकारी थे उन्होंने, जैसे मान लीजिए राजा ने कहा जनता पे 100 रुपये का टैक्स लगाया जाए, तो जो पालन करने वाले हैं जनता पे 150 रुपये का टैक्स लगाते थे। क्यों? क्योंकि वो बदल दिया करते थे कानूनों को। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था। समान शब्द होने पर भी कानून की व्याख्या एक रूप नहीं हुआ करती थी, कि कई बार तो शब्दों का ही पालन किया जाता था और शब्दों का अर्थ अपने अनुसार निकाला जाता था। वोल्टेयर साहब क्या कहते हैं इस बात पे कि कानून तो इस तरह बदले जाते हैं जैसे कोई गाड़ी के पीछे घोड़े बदलता है। क्या? कानून तो इस तरह बदले जाते हैं जैसे कोई गाड़ी के घोड़े बदलता है, वैसे कानून बदल जाते हैं। वोल्टेयर खुद इस तरह की व्यवस्था का भुगतभोगी था। मतलब एक बार उनको जो उनकी जो बुक थी उनके लिए जेल की सज़ा हो जाती है, जबकि वो उन्होंने बुक में ऐसा कुछ लिखा भी नहीं था। तो वो खुद इससे भुगतभोगी थे, जो राजा वोल्टेयर। राजा को कर लगाने और वसूलने का पूरा अधिकार था। फ्रांस में क्या था? राजा को कर लगाने का भी अधिकार था और वसूली करने का भी अधिकार था। राजा के पास एक ऐसा कानून पत्र था, मतलब उसके पास एक ऐसा अधिकार था जिसमें एक कागज़ था, जिसमें वह जब चाहे किसी को भी गिरफ्तार करके सज़ा दे सकता था। तो राजा के पास क्या, वहाँ पे एक ऐसा कानूनी पत्र था जिसमें वो किसी का भी नाम लिख देता और उसको गिरफ्तार करने के लिए कह सकता था। उस पत्र को अधिकार पत्र या लेत्र द काशे कहते थे। क्या कहते थे उसे? अधिकार पत्र या लेत्र द काशे। अब उस अधिकार पत्र या लेत्र द काशे का उपयोग उनके जो अधीनस्थ अधिकारी और प्रशासन में सहयोगी होते थे वो भी कर लिया करते थे, कि जैसे राजा के पास ये अधिकार है कि वो जब चाहे किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन जो राजा के अधीनस्थ लोग थे, प्रशासन में सहयोगी लोग थे, वो भी उस अधिकार पत्र का उपयोग कभी कभी कर लिया करते थे। उसमें किसी का भी नाम लिख के और गिरफ्तार करवा दिया करते थे। यह बिना नाम का आदेश पत्र होता था जिसमें किसी का भी नाम लिख के उसे गिरफ्तार किया जा सकता था। और लुई 15 तो इतना खतरनाक व्यक्ति था, आप मानिए क्या कहता था कि मेरी बात मानिए, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये दुनिया रहेगी और मेरे बाद क्या होगा? प्रलय होगा। प्रलय का मतलब जिस दिन मैं मरा उस दिन दुनिया धरती तबाह हो जाएगी। अर्थात वो जानता था कि वर्तमान व्यवस्था जन अनुकूल साबित नहीं हो रही है। वो कहते थे कि मैं हूँ जब तक तो बढ़िया बढ़िया चल रहा है फ्रांस के अंदर, जिस दिन मैं मरा उस दिन लड़ाइयाँ होगी, आतंक मचेगा, और फिर होता भी ऐसे ही है, जैसे लुई 16 के टाइम पे। फिर आता है हमारे असक्षम प्रतिनिधि सभा। क्या बात करें? असक्षम प्रतिनिधि सभा की बात करें तो बात करें वहाँ पे फ्रांस में क्या है, स्टेट जनरल नाम की एक प्रतिनिधि संसद हुआ करती थी। क्या? स्टेट जनरल नाम की एक प्रतिनिधि सभा या प्रतिनिधि संसद हुआ करती थी,
जिसमें क्या कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और अभिजात वर्ग और सामान्य नागरिक, इनका प्रतिनिधित्व हुआ करता था। तो आप ऐसे समझ लीजिए, इसमें क्या जो हमारे एस्टेट जनरल है, तो इसमें क्या है, एक तरह का कमरा होता है जिसमें एक तरफ तो क्या है कुलीन बैठते हैं लोग, एक तरफ पादरी लोग बैठते हैं और एक तरफ जो हमारे अभिजात वर्ग और जो सामान्य नागरिक है उस तरफ बैठते हैं। तो इस तरफ क्या है कि और यहाँ बीच में कौन बैठा रहता है, राजा बैठा रहता है। तो जैसे एक वोट तो इसका काउंट होता है, एक वोट इसका काउंट होता है और एक वोट इसका काउंट होता है, तीनों के वोट काउंट होते थे। जब भी कोई कानून पास करना होता था तो तीनों से पूछा जाता था, जिसके पक्ष में 2 वोट आ जाते थे वो कानून बन जाया करता था। तो ऐसे बैठता था ये हमारा एस्टेट जनरल। तो इसमें क्या है, चाहे लोग इसके ज़्यादा हो, मतलब जो हमारे अभिजात वर्ग सामान्य नागरिकों के वोट लोग ज़्यादा हो, लेकिन उनको वोट का अधिकार केवल एक ही हुआ करता था। तो ये होती थी हमारे एस्टेट जनरल। तो ऐसे एस्टेट जनरल हुआ करती थी जिसमें कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग और सामान्य नागरिकों का प्रतिनिधित्व होता था। लेकिन ये भी बहुत पुरानी बात हो गई। क्यों? क्योंकि 1614 ईस्वी के बाद उसका कोई भी अधिवेशन नहीं बुलाया गया था। इसके साथ ही कुलीन, पादरी और अभिजात वर्ग इसमें बोलबाला हुआ करता था, मतलब इनका प्रतिनिधित्व ज़्यादा हुआ करता था। और ये ऐसे भी देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये लगभग 200-250 साल, अब आप सोचेंगे इतना समय तक क्यों नहीं बुलाया गया? क्यों? क्योंकि जो हमारे एस्टेट जनरल का अधिवेशन तभी बुलाया जाता था जब कोई नया कानून बनाना हो, और नया कानून बन ही नहीं रहा था। जब कोई नया कानून बनाना ही नहीं है तो इसका अधिवेशन क्यों बुलाना, वही बात थी। फिर जितने भी कानून बनते थे, राजा के द्वारा जितने भी कानून बनते थे, उनको एक संस्था बनाई गई थी जिसे कहते थे पार्लेमा। क्या? एक संस्था बनाई गई थी पार्लेमा, जो क्या करते थे, राजा जो भी कानून बनाता था उन कानूनों को रजिस्टर्ड करने वाली एक संस्था हुआ करती थी, और वही ध्यान रखती थी कि उनके राजा के कानूनों का पालन हो रहा है या नहीं। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट है उसकी तरह कार्य करती थी वो। और पूरे के पूरे फ्रांस में कितने सुप्रीम कोर्ट थे? एक तरह के पार्लेमा, 13 पार्लेमा थे, तो पूरे देश में थे, जो क्या करते थे, कानूनों को पंजीकृत करने का काम करती थी। अब क्या है कि लेकिन वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी राजा के प्रभाव क्षेत्र में काम करती थी। तो ये दोनों संस्थाएं, मतलब पार्लेमा और एस्टेट जनरल, दोनों ही राजा को नियंत्रित करने में असक्षम थी, मतलब राजा पे कंट्रोल नहीं लगा सकती थी, ये इतनी असक्षम थी। तो असक्षम प्रतिनिधि सभा, चाहे पार्लेमा को ले लो चाहे एस्टेट जनरल को ले लो, दोनों के दोनों राजा पे कंट्रोल लगाना में असक्षम थी। तो ये हमने राजनीतिक कारण देख लिया। अब देख लेते हैं हम सामाजिक कारण, जो फ्रांस की क्रांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं। सबसे पहले आता है सामाजिक असमानता। तो देखिए, फ्रांस में क्या उस समय समाज 3 भागों में बटा हुआ था। फ्रांस में क्या उस समय समाज क्या 3 वर्गों में बटा हुआ था, पादरी, कुलीन, सामान्य वर्ग। सामान्य वर्ग में जैसे चिकित्सक, अध्यापक, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, ये सब इसमें शामिल हुआ करते थे। पूरा का पूरा समाज विशेषाधिकार प्राप्त और विशेषाधिकार विहीन 2 वर्गों में बटा हुआ था, मतलब कुछ को तो विशेषाधिकार मिले हुए थे और कुछ को नहीं मिले हुए थे। अब एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में, पादरी और कुलीन वर्ग के बारे में। किसके बारे में? पादरी और कुलीन वर्ग के बारे में देखें। तो पादरी और कुलीन वर्ग कई विशेषाधिकारों और रियायतों से युक्त थे, मतलब पादरी और जो कुलीन वर्ग था इनको बहुत सारे विशेषाधिकार और रियायतें मिली हुई थी। उन पर किसी भी तरह का कोई आर्थिक दायित्व नहीं था, मतलब कोई भी टैक्स नहीं लगता था इन पे, किसी भी तरह का आर्थिक दायित्व का निभाते नहीं थे। यह वर्ग क्या फ्रांस की संपूर्ण जनसंख्या का 1% से भी कम था। जनसंख्या की बात करें तो टोटल जनसंख्या थी उसका 1% से भी कम लोग थे। इसके विपरीत संपूर्ण संपत्ति का 5वां भाग, मतलब 20%, पूरे राज्य की संपत्ति की 20% अकेले ये जो पादरी और कुलीन वर्ग है इनके पास हुआ करती थी। तो 5वां भाग मतलब 20%। उन्हें किसी भी तरह की कोई कर अदायगी नहीं करनी पड़ती थी, उनको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होता था। दूसरी ओर मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के जो कर है वो क्या है, निम्न वर्ग करों के बोझ के तले दबे हुए थे, मतलब सारे के सारे जितना भी टैक्स होता था वो उनको देना पड़ता था। जो मध्यम वर्ग था और निम्न वर्ग था इन्हीं को सारा टैक्स देना पड़ता था। उन्हें क्या राजा के साथ पादरी वर्ग को अतिरिक्त अदायगी भी करनी पड़ती थी, कि उन्हें क्या है, जो हमारे मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग है तो इनको क्या है, पादरी और कुलीन वर्ग को भी पैसे देने पड़ते थे, साथ ही साथ राजा को भी पैसे देने पड़ते थे। साथ ही साथ जो हमारा मध्यम वर्ग और जो निम्न वर्ग था ये अधिकार विहीन बौद्धिक वर्ग था, मतलब इनके पास अधिकार तो नहीं थे लेकिन बुद्धिमान जरूर था ये वर्ग।
जो लगातार समान कानून और समान कराधान की मांग करता था कि जो कानून मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लिए हो वही पादरी और कुलीन वर्ग के लिए भी होनी चाहिए। तो इस तरह समान कराधान की भी मांग करता था और समान कानून की भी मांग करता था। अब जब नेपोलियन बोनापार्ट की बात करें तो वो भी यही बात कहते थे कि सामाजिक असंतुलन से त्रस्त और परिवर्तन के लिए व्याकुल मध्यम वर्ग को क्रांति के लिए उत्तरदायी माना जाता है, न कि कोई राजनीति। तो जनता किससे परेशान थी? राजनीति से इतना परेशान नहीं थी जितना वो ये सामाजिक असंतुलन था इससे परेशान थी। तो ये खुद नेपोलियन बोनापार्ट भी कहता है। फिर आता हमारा किसान और मजदूर वर्ग। क्या किसान और मजदूर वर्ग की बात करें तो फ्रांसीसी समाज में सर्वाधिक जनसंख्या वाला यह वर्ग विशेषाधिकार विहीन वर्ग था, मतलब इनके पास किसी भी तरह का कोई विशेषाधिकार नहीं था। इन कृषकों की दशा राजा, पादरी और कुलीन वर्ग के कारण अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। जो हमारे ये कृषक है इनकी दशा किसकी वजह से कैसी हो गई थी? राजा, पादरी और कुलीन वर्ग के कारण क्या होते? अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। बात करें जितना भी वो कमाते थे उनका 80% भाग तो कर चुकाने में ही चला जाता था। जितना भी वो पैसा कमाते थे उनका 80% पैसा किस में चला जाता था? टैक्स चुकाने में। संपूर्ण फ्रांस का आर्थिक भार इन किसानों को ही उठाना पड़ता था। पूरे फ्रांस का, राजाओं का, कुलीन वर्ग का, पादरी का, सबका खर्चा कौन उठाता था? एक तरह से ये हमारे किसान और मजदूर वर्ग ही उठाया करते थे। इनके साथ साथ इन्हें उच्च वर्ग की बेगारी भी करनी पड़ती थी। बेगारी का मतलब फ्री में काम करना। तो इनको क्या है? उच्च वर्ग है तो उच्च वर्ग की बेगारी भी करनी पड़ती थी। स्वतंत्र किसान के विपरीत दास कृषक बिना जमींदार की आज्ञा के गांव नहीं छोड़ सकते थे। भाई स्वतंत्र किसान तो इधर उधर जा सकते थे, लेकिन क्या है फ्रांस में कुछ कृषक या दास कृषक भी होते थे। दास कृषक मतलब स्लेव। तो स्लेव कृषकों की तो बात यहाँ तक थी कि जमींदार जिसके वो स्लेव हुआ करते थे, दास होते थे, उनसे पूछे बिना तो वो गाँव छोड़ के इधर उधर भी नहीं जा सकते थे। किसानों के निम्न सामाजिक और आर्थिक दशा उन्हें क्या मौजूदा व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसा रही थी। जो किसान है तो किसानों की व्यवस्था कैसी हो गई? एक तरह से निम्न और सामाजिक और आर्थिक दशा थी। निम्न सामाजिक आर्थिक दशा जिसकी की वजह से वो क्रांति करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब किसानों के साथ साथ मजदूर की दशा भी सोचनीय थी। जो हमारे किसान हैं तो किसानों के साथ मजदूर भी ऐसी स्थिति जी रहे थे। उन्हें कम वेतन पर अधिक काम करना होता था। उन्हें क्या करना होता था? कम वेतन पर अधिक काम करना पड़ता था। ये वर्ग के मध्यम वर्ग के संपर्क में रहने के कारण राजनीतिक रूप से किसानों की तुलना में ज़्यादा सजग था। भाई ये वर्ग था जो मध्यम वर्ग के संपर्क में रहता था, जो पढ़े लिखे लोग थे उनके संपर्क में रहता था। इसलिए क्या है इनका थोड़ा शोषण कम होता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि इनके साथ इनका शोषण नहीं होता था। शोषण तो इनका भी होता था, लेकिन इनका शोषण थोड़ा कम होता था। फिर बात करें मध्यम वर्ग, तो इस वर्ग में छोटे व्यापारी, शिक्षक, वकील, चिकित्सक, कलाकार, सरकारी कर्मचारी ये आते हैं। जो हमारा मध्यम वर्ग है तो मध्यम वर्ग में कौन कौन आते हैं? छोटे व्यापारी, शिक्षक, वकील, चिकित्सक, कलाकार और सरकारी कर्मचारी आते थे। फ्रांसीसी क्रांति में सर्वाधिक योगदान इसी वर्ग का रहा है। जो हमारा मध्यम वर्ग था इसी ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है हमारी फ्रांसीसी क्रांति में। अब ये वर्ग है तो यह वर्ग क्या समाज में उच्च पद और प्रतिष्ठा पाने की आशा करता था। जो मध्यम वर्ग है ये क्या करता था? समाज में उच्च पद और प्रतिष्ठा पाने की आशा करता था कि समाज में उसे क्या उच्च पद मिले और प्रतिष्ठा मिले। शिक्षित और धन संपन्न होने के कारण भाई ये वर्ग क्या है? शिक्षित भी है और पैसा भी इसके पास। इसके कारण कुलीन वर्ग से ईर्ष्या की भावना उन्हें व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करती थी। अब आप सोचेंगे फिर दिक्कत क्या थी? शिक्षित भी है, पैसा भी है, लेकिन इनको विशेषाधिकार नहीं मिले हुए। आप ये देखेंगे कि इनको विशेषाधिकार नहीं मिले हुए हैं मध्यम वर्ग वालों को। इनके पास पैसा भी है, शिक्षित भी है, लेकिन इनको विशेषाधिकार नहीं मिले। जबकि दूसरे जो कुलीन वर्ग है वो शिक्षित भी नहीं है, लेकिन उनके पास पैसा है और उनको विशेषाधिकार मिले हुए हैं। तो एक तरह से जो कुलीन वर्ग है इनसे ईर्ष्या की भावना रखते थे और वो चाहते थे कि जब उनको विशेषाधिकार मिले हुए हैं तो हमें भी विशेषाधिकार मिलने चाहिए। पादरी वर्ग से भी वो द्वेष रखते थे और वो जानते थे कि ये अनुत्पादक वर्ग, मतलब ये किसी काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। जो पादरी वर्ग है तो ये अनुत्पादक वर्ग बिना कुछ करे भी सामाजिक और प्रशासनिक ढांचे में उनसे ऊपर है। जबकि हम तो कुछ न कुछ तो काम करते हैं, ये पादरी वर्ग तो किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं करते। इसके बावजूद सामाजिक व्यवस्था में उनका स्थान उनसे मध्यम वर्ग से ऊपर ही रखा गया है। अतः ये मेहनती वर्ग राजनीतिक और सामाजिक समानता की लगातार मांग कर रहा था। जो मेहनती वर्ग मध्यम वर्ग ये क्या चाहता था कि राजनीतिक और सामाजिक समानता की लगातार मांग कर रहा था कि उन्हें ये मिले। यह मध्यम वर्ग क्या कुलीन वर्ग से बराबरी की मांग करते हुए उनके
विशेषाधिकारों की समाप्ति का इच्छुक था कि जो कुलीन वर्ग है उनको और हमें मतलब मध्यम वर्ग को दोनों को बराबरी का स्तर दिया जाए। साथ ही साथ क्या उनको जो विशेषाधिकार है उनको समाप्त किया जाए, मतलब वो भी समाज के अंदर, देश के अंदर क्या है, थोड़ा थोड़ा टैक्स दे। अब बात करें चर्च में भ्रष्टाचार व्याप्त था, तो चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार की बात करें, चर्च में क्या घोर भ्रष्टाचार था। ये जनसाधारण पर मजहबी कर लगाते थे। क्या है, जनसाधारण पे क्या, जो धार्मिक कर, जिसे मजहबी कर कहते हैं, तो वो टैक्स लगाते थे, धार्मिक टैक्स। चर्च के पास अपार धन संपदा थी। चर्च क्या अपने अधिकारों को कठोरता से लागू करता था। चर्च के पास बहुत सारी धन संपदा थी, साथ ही साथ चर्च क्या अपने अधिकारों को कठोरता से लागू करता था। पादरी वर्ग शान शौकत का विलासी जीवन व्यतीत करते थे। पादरी वर्ग क्या करता था, शान शौकत का विलासी जीवन व्यतीत करते थे। जनसाधारण से प्राप्त धन का उपयोग अनैतिक जीवन जीने में किया जाता था। क्या, जनसाधारण से जो धन प्राप्त होता था उस धन का उपयोग अनैतिक जीवन जीने में किया जा रहा था। इसके विपरीत देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों के जो छोटे चर्च के पादरी होते थे, ये तो बड़े चर्च के देखे हमने, रोम के देखे, तो उसी तरह बड़े बड़े चर्चों की तो यह हालत थी कि वो शान और शौकत का जीवन जीते थे। उसके अलावा दूसरे गाँवों के अंदर, ग्रामीण एरिया में छोटे चर्च होते थे, उनके पादरी साधारण जीवन जीने को मजबूर हो रहे थे और वो स्वयं इससे परेशान थे कि जो बड़े चर्च के पादरी है वो तो ऐशो आराम कर रहे हैं, जबकि आपको ये तो पता होगा पादरियों का एक ही उद्देश्य होता था, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना और समाज के अंदर नैतिकता का प्रसार प्रसार करना। लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, जो गाँव के जो पादरी होते थे उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो समाज के अंदर शिक्षा व्यवस्था फैला सके। क्यों? क्योंकि जो बड़े पादरी होते थे वो छोटे पादरियों को पैसा नहीं दिया करते थे, वो अपने शान और शौकत के अंदर पैसा खर्च करते थे। फिर बात करें वंशानुगत और उच्च अधिकार प्राप्त प्रशासनिक वर्ग, इसकी बात करें तो राज्य के उच्च पदों पर आसीन जो अधिकारी है ये कुलीन वर्ग से ही आते थे। जो राज्य के उच्च पदों पर आसीन होते थे अधिकारी, वो कुलीन वर्ग से ही संबंधित हुआ करते थे और इस समस्त नागरिक और सैनिक प्रशासन के उच्च पदों पर आसीन होते थे। वही जो कुलीन वर्ग के लोग हैं यही क्या कहे, जो हमारे नागरिक और सैन्य प्रशासन है, इनके उच्च पदों पर आसीन होते थे और इन्हीं को समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त था। अब ये वर्ग भी करों से मुक्त था, मतलब ये भी टैक्स नहीं दिया करता था। इन अधिकारियों पर करों का संग्रह, कानून व्यवस्था और देश की सुरक्षा का भार होता था। जो अधिकारी है इनका कार्य क्या होता था, करों का संग्रह करना, कानून व्यवस्था और देश की सुरक्षा करने का भार इनको दिया गया था। साथ ही ये अपने क्षेत्रों में न्याय देने का कार्य भी करते थे। भाई छोटे छोटे जैसे हमारे अभी वर्तमान में जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, उसी तरह ये कार्य किया करते थे। अपने अपने एरिया में छोटा मोटा न्याय होता था, ये दिया करते थे। इनके द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में होने वाली संपत्ति के क्रय विक्रय पर किसानों से टैक्स वसूला जाता था। कि इनके एरिया में यदि कोई संपत्ति का क्रय विक्रय किया जाता है तो ये अधिकारी क्या करेंगे, उनका टैक्स लेते थे। कृषक वर्ग इन सामंतों के यहाँ घरों और खेतों में बेगार, शराब बनाने और चक्की चलाने का काम करते थे। तो किसान ये करते थे, बेकारी भी होती थी। लुई 14 की बात करें तो लुई 14 के समय शासन को अत्यधिक केंद्रीकृत करते हुए केवल कुलीन वर्ग की शक्तियों को सीमित कर दिया गया था। फिर भी विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग भी रहा। लुई 14 के समय में क्या होता है कि पूरे शासन को अत्यंत केंद्रीकृत कर दिया, मतलब टैक्स देने का काम सभी के द्वारा किया जाएगा और टैक्स से छूट केवल राजा को रहेगी। ये हमारे लुई 14 के टाइम था। लेकिन फिर भी जो ये वर्ग था इसने तो उस समय भी कोई टैक्स नहीं दिया, मतलब इसको विशेष अधिकार मिले हुए थे बहुत सारी जगह। फिर बात करें हमारे आर्थिक कारण, क्या आर्थिक कारणों की बात करें तो देश की अर्थव्यवस्था क्या अत्यंत दयनीय और शोचनीय दौर से उस समय गुजर रही थी। वह देश की जो फ्रांस है, फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था है उस समय के अत्यंत दयनीय और शोचनीय दौर से गुजर रही थी। हर मील पर लगने वाली चुंगी और बदलते कानून से मुक्त व्यापार पर रोक लग गई। क्या, हर मील पर लगने वाली चुंगी और जो बदलता कानून है, भाई हर मील 2 मील पर क्या कानून बदल जाता था, इसने क्या मुक्त व्यापार पर रोक लगा रखी थी। कृषकों से कर वसूलने का तरीका भी दोषपूर्ण था। जो किसान होते थे, किसानों से टैक्स की वसूली करने का तरीका भी दोषपूर्ण हुआ करता था। ठेकेदार के माध्यम से करों की उगाही की जाती थी। टैक्स की उगाही कैसे करते थे? ठेकेदारों के माध्यम से। करों की दरें भी अलग अलग रियासत में अलग अलग हुआ करती थी। क्या, करों की दरें भी कैसी होती थी? अलग अलग रियासतों में अलग अलग हुआ करती थी। कर वसूली की प्रणाली अत्यंत दोषपूर्ण थी, अमानवीय थी, दुखदायी थी और भ्रष्टाचार से युक्त थी। जो कर वसूली की प्रणाली क्या है, अत्यंत दोषपूर्ण थी, अमानवीय थी, दुखदायी थी और भ्रष्टाचार से युक्त थी।
किसानों के द्वारा उगाई जाने वाली फसलों का 80% भाग तो चर्च, सामंत और राजा ही ले जाया करते थे। क्या किसान जितने भी फसल उगाते थे तो फसलों का 80% भाग तो कौन ले जाते थे? चर्च, सामंत और राजा। चर्च क्या टाई थे ये नामक एक कर वसूल किया करता था, जो एक धार्मिक कर था। तो टीथे कहो या टाइथे कहो नामक टैक्स लेता था, जो कुल फसल का 10वां हिस्सा होता था। मतलब 10% हिस्सा तो चर्च ही ले जाया करता था धार्मिक कर के रूप में, जो क्या होता था? टीथे। अब बात करें अमेरिकी संघर्ष में भाग लेना। क्या फ्रांस का अमेरिकी संघर्ष में भाग लेता है, वो आपको पता ही होगा। तो भाग लेना इस शोचनीय आर्थिक दशा के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी था। कि मतलब जो आर्थिक दशा हमारी फ्रांस की हुई थी खराब, तो उसके लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी क्या रहा? कि फ्रांस का अमेरिका के जो संघर्ष में भाग लेना। अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने में फ्रांस ने करोड़ों रुपए का घाटा उठाया। वह अपनी इज्जत बनाने के लिए, जो सप्तवर्षीय युद्ध था उसका बदला लेने के लिए, जो फ्रांस उसमें अमेरिकी युद्ध में घुस गया था, तो इसकी वजह से उनको करोड़ों रुपए का घाटा हुआ। लेकिन केवल इज्जत के चक्कर में उसने करोड़ों का घाटा उठाया। तो उठाते हुए राष्ट्रीय आय को ब्याज चुकाने में ही खर्च कर दिया। जितना पैसा फ्रांस प्राप्त करता था, तो वो पैसा तो का अधिकतम भाग क्या ब्याज चुकाने में ही चला जाता था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युग में भाग लेना भी राष्ट्रीय आय के लिए घातक सिद्ध हुआ। क्या ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार युद्ध था उसमें फ्रांस ने भाग लिया, तो इससे भी क्या होता? राष्ट्रीय आय को क्या नुकसान हुआ था। क्या राष्ट्रीय आय में क्या काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है? क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया तो पैसा तो लगेगा ही। फिर फ्रांस का राजा, राज परिवार और राज दरबार तो पहले से राष्ट्रीय आय का अधिकांश हिस्सा उपयोग कर रहे थे। तो जितनी भी राष्ट्रीय आय होती थी उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा राजा, राज परिवार और राज दरबार अपने ऐशो आराम में खर्च किया करते थे। राजा की विलासिता, भोग विलास और शान शौकत में कई करोड़ डॉलर खर्च हो जाते थे। विशेषाधिकार युक्त वर्ग, कुलीन और पादरी किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देते थे। तो पैसा आएगा कहाँ से जब सारे ही खर्च करने पे तुले हुए हैं? बल्कि कृषकों से कर वसूल कर उन्हें फिजूल खर्चे भी किया करते थे। भूमि कर, आयकर प्रत्यक्ष कर के रूप में वसूले जाते थे। उस समय क्या जो भूमि कर है, आयकर है, ये दोनों कर क्या है प्रत्यक्ष कर के रूप में वसूले जाते थे। जबकि परोक्ष कर मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस में नमक, शराब और तंबाकू पर टैक्स लगता था। नमक का एक अधिकार एक कंपनी के हाथ में था और वह मनमाने वसूल किया करती थी। नमक टैक्स जो सॉल्ट टैक्स है वो कंपनी का मनमाना टैक्स लिया करती थी। राजा ने भी नमक कर नहीं देने को दंडित करने का अधिकार कंपनी को ही दे रखा था कि यदि कोई व्यक्ति नमक कर नहीं देता है तो उसे दंड करने का अधिकार राजा को नहीं है, उस कंपनी को दे रखा था कि तुम तुम्हारे हिसाब से जो टैक्स लेना वो लो और जैसे दंड देना है वैसे दंड दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कहा किसने? राजा ने। फिर 7 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक फ्रांसीसी को, मतलब फ्रांस के नागरिक की बात कही गई कि जो 7 वर्ष से ज़्यादा उम्र का है उसको है ना 7 पाउंड वार्षिक नमक कर देने की बाध्यता थी। कि मतलब उस व्यक्ति को क्या है कितना नमक कर देना है? 7 पाउंड हर साल के देने हैं। हर साल का 7 पाउंड नमक कर देना है। और नमक का यदि कोई अवैध व्यापार करता है तो उसको मृत्यु दंड तक दिया जा सकता था। कि यदि कोई अवैध बिना पूछे राजा की बिना ये परमिशन लिए नमक का व्यापार या नमक का कारोबार करता है तो उसे तो क्या है मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। फिर अमेरिकी संघर्ष में अपनाई गई फ्रांस की अविवेकपूर्ण नीति। बात करें अमेरिकी संघर्ष में क्या फ्रांस के द्वारा जो अविवेकपूर्ण नीति अपनाई गई है फ्रांस की, उसकी बात करें। अमेरिकी संघर्ष में फ्रांस की जो अविवेकपूर्ण नीति है उसकी बात करते हैं। क्या अमेरिकी संघर्ष में भाग लेने से क्या होता है? अमेरिकी संघर्ष में भाग लेने से यद्यपि फ्रांस के द्वारा जो सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी उसका बदला उसने इंग्लैंड से ले लिया था। फ्रांस ने क्या किया था? इंग्लैंड से उस चीज़ का बदला ले लिया था जो सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड ने फ्रांस को हराया था। लेकिन इस संघर्ष में फ्रांस का आर्थिक लाभ की प्राप्ति नहीं हुई। मतलब इस युद्ध के बाद फ्रांस को किसी भी तरह के कोई पैसे नहीं मिले अमेरिका की तरफ से, बल्कि उलट स्वयं की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई। मतलब फ्रांस की खुद की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती, जबकि अमेरिका को पैसे देने चाहिए थे। आर्थिक विषमताओं ने फ्रांस की पूर्व स्थिति में ही आर्थिक विषमताओं ने फ्रांस की पूर्व में ही स्थिति बदतर कर रखी थी, उसे अमेरिकी संघर्ष ने और भी बढ़ा दिया था। अमेरिकी संघर्ष की वजह से क्या ये जो विषमता थी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी ओर फ्रांसीसी सैनिक भी भोजन, वस्त्र और वेतन को लेकर वर्तमान शासन व्यवस्था से असंतुष्ट थे।
जो फ्रांसीसी सैनिक थे ये भी हमारे क्या सैनिक भी परेशान थे। क्यों? क्योंकि उनको न तो अच्छा भोजन मिल रहा था, न कपड़े, वेतन, कुछ भी नहीं मिला हुआ था। इस वजह से जो वर्तमान शासन व्यवस्था थी उससे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। अब बात करते हैं, तो हमने सामाजिक व्यवस्था देख ली। अब आती है हमारी बौद्धिक चेतना। बौद्धिक चेतना की वजह से क्या परेशानी आई इस क्रांति में? परेशानी थी क्या? क्रांति को कैसे सहारा मिलता है। फ्रांस में क्या व्यवस्था परिवर्तन के लिए जिस जागरूकता की आवश्यकता थी उसको आधार देने और प्रचारित करने का काम किसने किया? जो मध्यम वर्गीय विचारक थे उन्होंने ये कार्य किया जागरूक करने का। इस मध्यम वर्ग में हमारे वोल्टेयर, राजा वोल्टेयर, दिद्रो, रूसो, मोंटेस्क्यू, इस तरह के विद्वान शामिल थे जिन्होंने क्या फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये वाद विवाद और तर्कों के माध्यम से जनसाधारण को ये समझाने में सफल हो गए कि मौजूदा व्यवस्था के लिए पादरी और कुलीन लोग ही इसके दोषी है। जो मध्यम वर्ग है तो उसको समझाने में सफल हो गए, कि जनता को समझाने में कि जितने भी तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, इसकी अन्याय किसकी वजह से हो रहा है? ये हमारे पादरी और कुलीन लोगों की वजह से हो रहा है। ये खुले व्यापार और कानून और करों की समानता के समर्थक थे। ये क्या थे? हमारे खुले व्यापार, कानून और करों की समानता के समर्थक थे। यह बौद्धिक वर्ग व्यंग्य, कविता, नाटक, वाद विवाद, तर्कपूर्ण वैज्ञानिक व्याख्या और कार्यशालाओं के माध्यम से समाज के जो तत्कालीन उस समय के जो असंतोष है उसको बढ़ावा दे रहे थे। किसके माध्यम से? ये व्यंग्य, कविता, नाटक, वाद विवाद, तर्कपूर्ण वैज्ञानिक व्याख्या और कार्यशालाओं, इनके माध्यम से क्या कर रहे थे? समाज के तत्कालीन मतलब उस समय के असंतोष को बढ़ावा दे रहे थे। इन्होंने विशेषाधिकारों पर आधारित संस्थाओं को विशेषाधिकारों पर आधारित संस्थाओं को फ्रांसीसी समाज की तत्कालीन असंतोषजनक परिस्थितियों के लिए उत्तरदायी ठहराया। इन्होंने क्या किया भाई, जितनी भी समस्याएं चल रही थी फ्रांस में, तो उन फ्रांस में चलने वाली समस्याओं का कारण क्या बताया? ये जो विशेषाधिकार प्राप्त संस्थाएं हैं इनको बताया उन्होंने। उनके विचारों के केंद्र में मनुष्य ही था। मतलब कि संस्थाएं किस लिए बनाई गई थी? मनुष्य को, मतलब फ्रांस की जनता को लाभ पहुँचाने के लिए, बल्कि ये लाभ पहुँचा नहीं रही बल्कि जनता को नुकसान कर रही है। मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य को प्रयत्नशील रहना चाहिए, वो ऐसा मानते थे। लेकिन समाज राज्य क्या है? जो जनता का शोषण कर रहा है, जबकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मोंटेस्क्यू, रूसो, वोल्टेयर, तुर्गो, क्वेस्ने, दिद्रो, इस तरह के जो बौद्धिक विचारक हैं उन्होंने इस आदर्श समाज की स्थापना पर बल दिया। क्या इन सब ने क्या एक ऐसे आदर्श समाज की स्थापना पर बल दिया जो उदार, पांथिक, सहिष्णुता, प्रजातांत्रिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समानता, इस तरह की चीज़ें उनके अंदर होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे जैसे मोंटेस्क्यू, रूसो, वोल्टेयर, तुर्गो, क्वेस्ने, दिद्रो, इस तरह के जो बौद्धिक विचारक हैं ये क्या एक ऐसे आदर्श समाज की स्थापना करना चाहते थे जो कैसा? उदार हो, जो पंथिक हो। पंथिक मतलब हर धर्म को मानने वाला हो, प्रजातांत्रिक होना चाहिए, राजनीतिक होना चाहिए, आर्थिक, सामाजिक समानता, तीनों तरह की समानता की बात करता है। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों तरह की समानता होनी चाहिए इसमें। इन दार्शनिकों ने स्वतंत्र चिंतन पर बल देते हुए इन्होंने क्या किया? इन दार्शनिकों ने स्वतंत्र चिंतन पर बल दिया और ऐसा करते हुए फ्रांस की जो पुरातन व्यवस्था है इसको समाप्त करने का आह्वान किया कि भैया जो पहले से चली आ रही व्यवस्था है इसको समाप्त करो। जनता से ऐसी अपील की उन्होंने। फ्रांस के जो प्रबुद्ध वर्ग ने, मतलब जो इंटेलिजेंट लोग हैं, उन्होंने प्रशासन में फैले हुए अन्याय, अराजकता और भ्रष्टाचार, क्या प्रशासन में क्या फैला हुआ था? अराजकता, भ्रष्टाचार और अन्याय, ये तीनों फैली हुई थी। इनके विरोध में आवाज़ उठानी शुरू कर दी। तो इन्होंने क्या की? ये हमारे इसके खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी। रूसों का कहना था कि उस शासक को राज करने का कोई अधिकार नहीं जो जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सकता। भाई उस राजा को या उस शासक को राज करने का कोई अधिकार नहीं है जो जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकता, उसको तो पद से हटा देना चाहिए। मोंटेस्क्यू के द्वारा दिया गया जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत था आज भी प्रजातंत्र का आधार बना हुआ है। तो मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था, वो तो क्या है आज भी प्रजातंत्र का आधार है। और हमारे भी अनुच्छेद 50 के अंदर जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है उसमें हमारा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया हुआ है। इसके अनुसार कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन तीनों को पृथक पृथक होना चाहिए। वोल्टेयर देश में फैले हुए जो भ्रष्टाचार है उसके लिए चर्च के भोग विलास को उत्तरदायी मानता था कि जो टीथे नामक कर लिया जाता था, हमारे जो पादरी वर्ग होता था, तो पादरी वर्ग के द्वारा क्या है कि जो टीथे नामक टैक्स लिया जाता था, इसके बदले जो समाज के अंदर जो क्या है नैतिकता का प्रसार करने का कार्य करते थे वो।
तो वोल्टेयर साहब ये मानते थे कि जो देश के अंदर फैला हुआ भ्रष्टाचार है ये किसकी वजह से हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो हमारा पादरी वर्ग है जो भोग विलास में, जो चर्च है ये भोग विलास में फैला हुआ है, बल्कि ये अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा है। मोंटेस्क्यू ने अपनी रचना फारस के खत, क्या मोंटेस्क्यू ने एक रचना लिखी है जो कौन सी, फारस के खत, उसमें फ्रांस के रीति रिवाजों और निरंकुश अत्याचारी राजतंत्र का उन्होंने विरोध किया है। तो फ्रांस के जो अत्याचार है, साथ ही साथ जो निरंकुश अत्याचारी राजतंत्र है, इसका उसमें विरोध किया गया है। रूसो की बात करें तो रूसो के द्वारा रचित सामाजिक संहिता जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मानव स्वतंत्रता पर बल दिया गया था। रूसो के द्वारा लिखित जो रचना है सामाजिक संहिता सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें मानव स्वतंत्रता पर बल दिया गया था। वह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे सिद्धांतों का शोधकर्ता था। कौन? ये हमारा रूसो क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे सिद्धांतों का जो शोधकर्ता था। रॉबेस्पियर तो उसका इतना भयंकर अनुयायी था कि जब वो सोता था ना तो अपने तकिए के नीचे, मानते हैं कि जो हमारे सामाजिक संहिता जो पुस्तक है जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, रूसो ने लिखी थी, इस पुस्तक को रॉबेस्पियर तो क्या करता था, अपने तकिए के नीचे रखता था। अब आपसे पूछा जाए कि फ्रांस की क्रांति से हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत मिलते हैं, लेकिन ये वास्तव में इस सिद्धांत के जो तत्व है ये दिए किसने थे? तो आपको बताना रूसो ने दिए थे। जो हमारा रॉबेस्पियर है, रूसो के द्वारा लिखित जो सामाजिक संहिता अपने पास हमेशा रखता था। रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन आज वह हमेशा और हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। कभी टैक्स के जरिए, कभी किसी के जरिए, कभी किसी के जरिए, वो है क्या कि जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अब मनुष्य को पुनः अपनी प्राकृतिक अवस्था में लौटकर जितनी भी संस्थाएं हैं, समस्त संस्थाओं और उनके बंधकों से मुक्त हो जाना चाहिए। ये कौन कहता है? रूसो कहता है कि मनुष्य जब पैदा होता है तो वह स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र जन्म लेता है, लेकिन आज जहाँ भी देखते हैं वो हर जगह क्या जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो अब क्या है कि मनुष्य को पुनः अपनी प्राकृतिक अवस्था में लौटकर समस्त संस्थाओं और उसके बंधकों से मुक्त हो जाना चाहिए। नेपोलियन की बात करें तो नेपोलियन ने रूसो को फ्रांस की क्रांति का मुख्य उत्तरदायी कारक व्यक्ति माना है। तो नेपोलियन खुद कहते हैं कि यदि फ्रांस की क्रांति के लिए यदि किसी एक आदमी को जिम्मेदार माना जाए तो वो कौन था? हमारा रूसो। फिर बात करें वोल्टेयर की, राजा वोल्टेयर की बात करें तो वोल्टेयर का मानना था कि ईश्वर हृदय में। वोल्टेयर साहब मानते थे कि ईश्वर क्या हृदय में है, बाइबल और चर्च में नहीं है। आपको हमेशा बाइबल और चर्च की बात मानने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ईश्वर हृदय में है, बाइबल और चर्च में नहीं है। उसने पोप को विदेशी संबोधित कर दिया। क्यों? क्योंकि पोप कहाँ है? रोम के अंदर। पोप कहाँ का था? रोम का। और हम कहाँ हैं? फ्रांस में। तो रोम कहाँ है? इटली में। तो आप देख सकते हो जो पोप है वो विदेशी है। ये कौन कहता था? वोल्टेयर। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर वह बल देता था। क्या? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर वह बल देता था। भ्रष्ट राजतंत्र का विरोध करते हुए उसने यहाँ तक कह दिया था कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बात गलत है। भाई ये आपके लिए कई बार पूछा जा सकता है एक लाइन कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बात गलत है, फिर भी मैं तुम्हारी अभिव्यक्ति की अधिकार के लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ। कि मतलब तुम्हारे जो अधिकारों की रक्षा करने के लिए, और वो भी कौन सी? अभिव्यक्ति की आज़ादी, राइट टू एक्सप्रेशन। तो इसकी आज़ादी के लिए मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ यदि इसको मैं बचा पाऊँ तो। अब बात करते हैं हमारे सुधार के असफल प्रयास। जो हमारे फ्रांस की व्यवस्था है उसमें सुधार करने के प्रयास किए गए, लेकिन प्रयास कैसे रहे? असफल प्रयास। तो लुई 16वें का वित्त मंत्री तुर्गो साहब एक अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ था। जो लुई 16 था उसका वित्त मंत्री था तुर्गो, और तुर्गो क्या था? हमारा अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ था। उसने सरकारी व्यय में कमी के प्रयास करते हुए क्या उसने पहला तरीका निकाला कि जो व्यवस्था है उसमें सुधार करने का, कि जो सरकारी खर्चे हैं उसमें कमी करने का प्रयास किया। अब ये ऐसा करते हुए राष्ट्रीय आय को बढ़ाने की उसने पूरी कोशिश की कि कैसे भी करके क्या सरकारी खर्चे में कमी लाई जाए ताकि आय बढ़े। तुर्गो साहब की बात करें, तुर्गो के द्वारा इन नियमों पर काम करने का प्रयास किया गया कि राज्य क्या, एक तो दिवालियापन नहीं आना चाहिए, दूसरी चीज़ टैक्स वृद्धि नहीं करनी और कोई कर्जा भी नहीं लेना। तो एक ही तरीका है, खर्चों में कमी करो। यदि आप खर्चों में कमी करते हो तो आपको तीन ही चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। तो तुर्गो का नियम बना लिया था तुर्गो ने, ये चीज़ें तीन चीज़ें नहीं करनी है हमें। फिर तुर्गो ने व्यापार और उद्योग में वृद्धि के लिए स्वतंत्रता व्यापार का सिद्धांत लागू कर दिया। क्या स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्र व्यापार का सिद्धांत लागू कर दिया तुर्गो ने। तो तुर्गो ने व्यापार और उद्योग में वृद्धि करने के लिए, क्यों? क्योंकि व्यापार बढ़ेगा तभी तो टैक्स लिया जा सकता है। तो व्यापार
और उद्योग में वृद्धि करने के लिए स्वतंत्र व्यापार का सिद्धांत लागू कर दिया। उसने व्यावसायिक श्रेणी का अंत कर दस्तकारों और कारीगरों को प्रोत्साहित किया। उसने क्या किया, व्यावसायिक श्रेणी का अंत कर दिया कि ये व्यक्ति ऐसा व्यवसाय कर सकता था। पहले ऐसे नियम हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति कैसा भी व्यवसाय कर सकता है। और ऐसा करके उन्होंने दस्तकार और जो कारीगर है इनको प्रोत्साहन दिया। उनके द्वारा किसानों के लिए दुखदायी जो कोरवी नामक कर है उसको समाप्त कर दिया, जो किसानों के ऊपर एक तरह का टैक्स लगता था। और ये टैक्स क्या है, जो हमारे प्रोफेशनल्स होते थे, जैसे हमारे जो घड़े बनाने वाले, मूर्ति बनाने वाले, औजार बनाने, उन पे टैक्स लिया करते थे। कौन सा, कोरवी नामक टैक्स। तो उस टैक्स को ख़त्म कर दिया। अब कृषकों को सड़क पर काम करने के बदले मजदूरी तक मिलने लगी। मतलब एक तरह से जो बेगारी की जाती थी काम करने के लिए, सड़क पर काम करने के लिए, तो अब उनको इसके बदले में मजदूरी मिलने लगी। तुर्गों ने जब नमक कर और विशेष अधिकार को अंत करने का प्रस्ताव राजा के सामने रखा, राजा को कहा तो क्यों ना हम खर्चे तो कम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ क्या उस और लोगों को टैक्स के दायरे में लेके आए। जैसे एक तो नमक कर को ख़त्म कर दे, क्योंकि जनता बहुत ज़्यादा परेशान है इस नमक कर से। दूसरा, जो हमारे विशेष अधिकार प्राप्त जो वर्ग है उनका विशेष अधिकार को ख़त्म कर दें। तो राजा को कहा कि भैया अपन ऐसे काम करें। तो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग ने रानी मारी को अपनी ओर मिला लिया। मतलब जो विशेषाधिकार वर्ग है वो रानी के पास जाते हैं और कहते हैं कि राजा जी को समझाओ कि हमारे विशेषाधिकार ख़त्म ना करें। रानी भी कहती है ठीक है, हम नहीं होने देंगे ऐसा। और फिर रानी और जो विशेषाधिकार वर्ग है दोनों ने मिलके किया। ये कर कौन रहा है, तुर्गो। तो षड्यंत्र करके तुर्गो को ही मंत्री पद से हटवा दिया। क्या कर देते हैं, तुर्गो को ही मंत्री पद से हटा देते हैं। और उसके बाद नियुक्त मंत्री थे नेकर। नेकर को बनाया जाता है। अब नेकर क्या था, बैंकर था। बैंकर मतलब बैंक में काम करने वाला व्यक्ति था। उसने राजा को अमेरिकी संघर्ष में भाग नहीं लेने की सलाह दी। कि मैंने कहा कि फटे में क्यों टांग अड़ा रहे हो, काम है अमेरिका का, लड़ाई हो रही है अमेरिका और हमारे ब्रिटेन के बीच में, आप फटे में क्यों टंगड़ी अड़ा रहे हो, अपना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो हमारा जो नेकर था, तो नेकर ने मना किया था कि भैया नेकर ये फ्रांस के राजा को कि वो अमेरिका की जो क्रांति है, जो अमेरिका का संघर्ष है, उसमें भाग ना ले। इसने राज्य की आय व्यय के आंकड़ों को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करवा दिया। उन्होंने क्या किया, नेकर ने क्या किया कि भैया एक तरह से आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे राजा के द्वारा बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता है। राजा के शान शौकत, भोग विलास, इन पर खर्चा हो रहा है, विशेष अधिकार वर्ग पैसा नहीं दे रहा और जनता खूब ज़्यादा परेशान है। तो आखिर में थक हार के नेकर क्या करता है कि पूरा आय व्यय का ब्यौरा, आंकड़ों को, जितने भी आंकड़े हैं कि राज्य को कितने पैसे प्राप्त होते हैं, राजा कितना पैसा खर्च करता है, विशेष अधिकार पैसा कितना देता है, कौन कितना देता है, कौन कितना नहीं देता है, इन सब के आंकड़ों को सार्वजनिक रूप से मतलब अखबार में छपवा दिया कि जनता खुद ही देख ले कि भैया कितना पैसा प्राप्त होता है और सारा पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है। इसमें क्या राजा, दरबारी, कुलीन वर्ग, इनके बेहिसाब खर्चों का उल्लेख कर दिया कि आप पैसे टैक्स के रूप में देते हो और खर्चा कौन कर रहा है, ये कर रहे हैं, और जो भी बेहिसाब खर्चा कर रहे हैं। अंततः वित्त मंत्री जो नेकर साहब है इनको भी हटा दिया जाता है। क्यों, नेकर साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे तो उनको भी हटा दिया जाता है। फिर आते हैं हमारे केटलवी साहब क्या कहते हैं इस बात के लिए कि नेकर के पतन के साथ ही ऐच्छिक सुधारों का अंत भी हो जाता है। मतलब कि जो वित्त मंत्री आगे बढ़ के फ्रांस के अंदर सुधार करना चाहते थे तो इन सुधारों का अंत हो जाता है नेकर के हटाने के साथ ही। नेकर के बाद 1781 ईस्वी में केलोन को वित्त मंत्री बनाया जाता है। किसको, केलोन को वित्त मंत्री बनाया जाता है। उसने क्या सरकारी घाटे को पूरा कर दिया। कैसे, कर्जा लेके। सरकारी घाटा चल रहा था, मतलब जितना भी ज़्यादा खर्चा होता था उस सारे खर्चे को कैसे पूरा किया, कर्जा लेके उसे चुका दिया। लेकिन शीघ्र ही ये रास्ता भी बंद हो गया। क्यों, क्योंकि एक टाइम पे कर्जा मिलना भी बंद होता है। तो इसने पहले 2 वित्त मंत्रियों से आगे बढ़ते हुए 3 सामाजिक वर्गों पर समान रूप से कर की मांग कर डाली। मतलब कि जो 2 वित्त मंत्री थे, जो तुर्गो था और नेकर था, इन दोनों ने कहा था कि भैया कि विशेषाधिकार वर्ग से टैक्स लिया जाना चाहिए। तो इसने एक और आगे स्टेप बढ़ाई और सामाजिक वर्ग जितने भी थे उनके सबके ऊपर टैक्स लगाने की मांग कर दी कि सबके ऊपर टैक्स लगाओ, चाहे पादरी हो चाहे कोई हो, सबके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। और अपने प्रति उच्च वर्गों का विरोध देखते हुए कि जो हमारे केलोन है उसको पता लग गया कि जो विशेषाधिकार वर्ग है सारे के सारे ये हमारे की मेरे खिलाफ हो गए। तो केलोन ने कहा कि भैया तुम मुझे निकालोगे, क्या निकालोगे, मैं खुद रिजाइन कर देता हूँ। फिर इसके बाद ब्रियाँ
को वित्त मंत्री बनाया जाता है। किसको? ब्रिया को वित्त मंत्री बनाया जाता है, जिसने आर्थिक सुधारों के लिए एस्टेट जनरल अधिवेशन की सलाह दी। उन्होंने कहा राजा को कि बहुत टाइम हो गया, जो लगभग 1516 के आसपास में जो एस्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी, उसके बाद से एस्टेट जनरल की मीटिंग नहीं हुई है। तो राजा कहा कि क्यों ना इतना परेशान होने की बजाय एस्टेट जनरल की मीटिंग ही बुला लेते हैं, अधिवेशन की सलाह दी। तो राजा ने कहा भैया ये वाला बात तो बहुत बढ़िया है, तो क्यों ना हम एस्टेट जनरल की मीटिंग बुला लेते हैं। तो एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जाती है। तो इस तरह हमारे कारण पूरे होते हैं। अब आते हैं हमारे क्रांति की घटनाएं शुरू। और शुरू कैसे होते हैं? एस्टेट जनरल का आह्वान किया जाता है 5 मई 1789 को। 1789 को एस्टेट जनरल का आह्वान किया जाता है, एस्टेट जनरल बुलाई जाती है। केवल उनके त्यागपत्र देने के बाद राजा के पास नए कर लगाने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचा था कि नए कर लगाने हैं, और नए कर तभी लगाए जा सकते हैं जब एस्टेट जनरल की मीटिंग हो। लेकिन पेरिस की पार्लियामेंट सहित अन्य पार्लियामेंट ने इसका जोरदार विरोध किया और इसको रजिस्टर करने से भी इनकार कर दिया। किसको? कि राजा के द्वारा नए नए टैक्स लगाने की बात कही गई और सब पे टैक्स लगाने की बात कही गई। लेकिन जितने भी 13 पार्लियामेंट थी जो राजा के द्वारा लगाए गए टैक्स को रजिस्टर करने का काम करती थी, उन्होंने कहा कि हम इस तरह का कोई भी टैक्स रजिस्टर नहीं करेंगे, मतलब इनसे कोई भी किसी भी तरह का टैक्स नहीं लेंगे। जनता और सेना भी पार्लियामेंट के साथ हो गई। क्या? जनता और पार्लियामेंट सेना भी क्या है? पार्लियामेंट के साथ हो गई। अब सभी ने एक मत से एस्टेट जनरल बुलाने की मांग शुरू कर दी। क्या? अब जितने भी लोग थे सब ने क्या किया? एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाने की मांग करने लगे। राजा ने नेकर को दोबारा से वित्त मंत्री बना दिया। जो शुरू में नेकर था तो उसको दोबारा से वित्त मंत्री बना दिया। लेकिन अब तो क्या, अब तो बहुत देर हो चुकी थी। एस्टेट जनरल का पहला अधिवेशन 1320 में फिलिप द फेयर के समय हुआ था। किसके समय? फिलिप द फेयर के समय हुआ था। लेकिन 1614 के बाद में कोई भी अधिवेशन नहीं बुलाया गया था। तो एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। इन संस्थाओं में 3 वर्गों का प्रतिनिधित्व करता था। जो हमारा एस्टेट जनरल है, तब एस्टेट जनरल की बात कर रहे हैं, वहाँ क्या होता था कि वहाँ 3 वर्गों का प्रतिनिधित्व होता था। ये संस्था सलाहकारी संस्था थी। कैसे होती थी? ये केवल सलाह देने का कार्य करती थी। तो ये संस्था सलाहकारी संस्था थी। यहाँ बैठने वाले पादरी, कुलीन और जनसाधारण एक एक वर्ग के रूप में चुने जाते थे। आपको पहले बताया था कि जैसे मान लीजिए ये एक एस्टेट जनरल का बॉक्स है, बॉक्स का मतलब कमरा है। तो इसमें एक तरफ तो हमारे कौन होता था? पादरी होते थे, एक तरफ कुलीन होते थे और एक तरफ जन समुदाय होता था। 3 वोट होते थे और सबके पास एक एक वोट देने का अधिकार होता था। सबके पास क्या? एक एक वोट देने का अधिकार होता था। तो ये हमारे एस्टेट जनरल होती थी। से जनसंख्या का इससे कोई लेना देना नहीं है कि समाज के अंदर कौन कितने संख्या में, उससे कोई मतलब नहीं। तीनों वर्गों को एक एक वर्ग के रूप में बैठते थे और कुल मत भी 3 ही होते थे। मतलब कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग 2 मत डाल के बहुमत में रहता था। मतलब सेम डाल देते थे। मतलब कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग कभी नहीं चाहते थे कि उन पर टैक्स लगे, तो वो एक एक वोट डाल देते थे अपने पक्ष में। राजा ने भी क्या, नेकर की सलाह मानते हुए साधारण वर्ग के प्रतिनिधियों की संख्या दुगनी कर दी। मतलब ये कहा कि उनके वोट की संख्या बढ़ा दी। तो राजा ने नेकर की सलाह मानी और कहा कि जनसाधारण वर्ग के प्रतिनिधियों की संख्या दुगनी कर दी ताकि कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को कर देने के लिए विवश किया जा सके। जनसाधारण वर्ग व्यक्तिगत रूप से मत देने की मांग कर रहा था कि जनसाधारण वर्ग कह रहा था कि लोगों के एक एक आदमी का एक एक वोट होना चाहिए। लोगों का क्या है? एक आदमी का एक वोट होना चाहिए। जनता तो ये मांग कर रही थी। लेकिन नेकर कहता है कि ऐसा करते हैं, जितने भी लोग हैं उनकी संख्या ही बढ़ा देते हैं। संख्या बढ़ जाएगी तो बहुमत में ये जनता आ जाएगी और जनता आ जाएगी तो उन पर टैक्स लगाया जा सकता है ताकि उनकी उपस्थिति प्रभावी ढंग से क्या कुछ निर्णयों को पारित कर सके। दूसरी ओर कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के अनुसार मत देने का इच्छुक था। क्या कि खुद दूसरी ओर क्या कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग क्या श्रेणी के अनुसार मत देने का इच्छुक था। वो कह रहा था कि जैसी व्यवस्था पहले से चली आ रही है वैसी की वैसी व्यवस्था अब भी चलती रहनी चाहिए। तो इसी क्रम में क्या होता, 5 मई 1789 को क्या 5 मई 1789 को एस्टेट जनरल के अधिवेशन बुलाया जाता है। कब आता है हमारा अधिवेशन? 5 मई 1789 को एस्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया जाता है और तीनों वर्गों ने अपने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव एस्टेट जनरल में मत देने के लिए कर लिया कि कौन कौन व्यक्ति जाएंगे। तो ये सब कर लिया जाता है। चुनाव की बात करें तो चुनाव में 308 तो पादरी आते हैं, 285 कुलीन वर्ग आते हैं।
308 पादरी आते हैं, 285 कुलीन वर्ग आते हैं और 621 साधारण वर्गों के सदस्य आ जाते हैं। तो इस तरह टोटल 1214 सदस्य आ जाते हैं। कितने? 1214 सदस्य आ जाते हैं। वैकल्पिक सदस्यों की संख्या कुल मिला के देखें तो 1600 से भी ज़्यादा हो जाती है। वैकल्पिक जो सदस्य हैं, भाई ये नहीं आया तो उसकी जगह वो आएगा और उसकी वो नहीं आया तो उसकी वैकल्पिक सदस्य समझते होंगे कि टोटल 1214 सदस्य आने थे। लेकिन एंड टाइम पर, लास्ट टाइम पर यदि मान लीजिए कोई सदस्य यदि बीमार हो जाता है तो उसकी जगह दूसरा सदस्य भी आ सकता था। तो ऐसे करके टोटल इसमें 1600 सदस्य के आसपास आ जाते हैं। उद्घाटन भाषण में राजा ने अधिवेशन की कार्यप्रणाली का जिक्र नहीं किया। मतलब कि जो एस्टेट जनरल का उद्घाटन किया जाता है, उद्घाटन में जो उद्घाटन भाषण था तो राजा ने अधिवेशन की कार्यप्रणाली का जिक्र नहीं किया कि हम ये एस्टेट जनरल की मीटिंग क्यों बुला रहे हैं, मतलब इस बैठक में हम क्या क्या बात करेंगे, कुछ भी नहीं बताया। तृतीय सदन के सदस्य तीनों सदनों की संयुक्त बैठक की मांग कर रहे थे। क्या? तृतीय सदन के जो सदस्य थे, मतलब जो मजदूर लोग थे, जनसाधारण लोग थे, उनके सदस्य कहते थे कि तीनों सदनों की संयुक्त बैठक होनी चाहिए। मतलब जो तीनों समूह हैं वो सब एक ही जगह बैठे और साथ साथ बातचीत करें। लेकिन पहला और द्वितीय सदन के सदस्य साधारण वर्ग के सदस्यों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे। वो ये कहते थे कि ये हमारे लायक नहीं है, हमारे साथ बैठने के लायक नहीं है, तो हमें अलग बैठाओ, इनको अलग बैठाओ, मतलब आज इनको बैठाओ, कल उनको बैठाओ, अलग अलग दिन बैठाओ, अलग अलग टाइम पे बैठाओ। तो पहले द्वितीय सदन हमारा पादरी और विशेषाधिकार वर्ग था, कुलीन वर्ग था, ये तो ये कहता था कि हमें अलग बैठाना चाहिए और जो जनसाधारण है उनको अलग बैठाना चाहिए। तो अब क्या विशेषाधिकार युक्त जो कुलीन और पादरी वर्ग है और विशेषाधिकार विहीन वर्ग जो जनसाधारण है एक दूसरे के सामने आ गए। मतलब एक तो एक बात कह रहा है, दूसरा उसके उलट बात कह रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों के हित एक परस्पर विरोधी थे। मतलब एक तो दूसरे पे टैक्स लगाना चाहता था, दूसरा टैक्स नहीं देना चाहता था। अब ये प्रश्न खड़ा हुआ कि तीनों वर्गों के मत एक हो। क्या? तीनों वर्गों के 3 मत हो, सदन एक ही हो। भाई अब ये कहते थे तीनों वर्गों का एक एक मत हो, सदन एक ही हो और प्रत्येक सदस्य को मत देने का अधिकार मिलना चाहिए। जो 1216 सदस्य आए हैं इन सबको एक एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए। 1214 सदस्य हैं, इन सबको एक एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन इस पर निर्णय नहीं हो सका। क्या? सभी ने ये एक साथ मना कर दिया। जो पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग था, उन्होंने कहा कि हम ऐसे नहीं, हमारे कुलीनों का एक ही वोट होना चाहिए, जबकि सब कह रहे थे जितने सदस्य हैं सबको एक एक वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन 28 मई को आबेसाइस और वेली नामक जो विधिवेत्ता है, जनसाधारण वर्ग मतलब तृतीय सदन के पक्ष में सम्मिलित हो गए। मतलब 2 सदस्य होते हैं, आबेसाइस और वेली, ये 2 हमारे कानून के जानकार थे। ये वहाँ से उठ के आते हैं, कुलीन वर्ग से वहाँ से उठ के जनसाधारण मतलब तीसरे वर्ग में जाके बैठ जाते हैं, तो उनका पलड़ा और भी भारी हो जाता है। इससे प्रोत्साहित होकर 17 जून को जनसाधारण वर्ग मतलब तीसरे वर्ग ने स्वयं की सभा को राष्ट्रीय महासभा या नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। तो इस तरह से बातचीत करते 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 लास्ट में आता है कि जब हमारे 600 लोग आते हैं, 621 लोग आते हैं, तो 621 लोग खड़े होते हैं कि भैया हमें तो पादरी वादरी सबको ऐसे से कराने, तो हम तो 621 लोग ही, जबकि 623 हो गए क्योंकि 2 लोग और आ जाते हैं, अबेसाइस और वेली, ये सब के सब इकट्ठे होते हैं, कहते हैं कि इनको ऐसे कराने दो, हम खुद ही अब क्या नेशनल असेंबली है या राष्ट्रीय महासभा है। और इस पर 19 जून को पादरी वर्ग भी इसके पक्ष में सम्मिलित हो जाता है। क्यों? क्योंकि पादरी वर्ग को भी पता चल जाता है 2 दिन बाद कि भैया अब हमारी दाल नहीं गलेगी अगर हमने इनका साथ नहीं दिया। तो 19 जून को क्या 19 जून को पादरी वर्ग भी इनके पक्ष में शामिल हो जाता है। अब 20 जून को वे बैठक में आए तो राजा ने सभा भवन पर ताला लगवा दिया। तो जैसे सभा भवन में कहने के लिए आ रहे थे 20 जून को कि भैया अब क्या नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली में जनसाधारण ही रहेंगे, तो अब बातचीत करेंगे, अब ये कुलीन वुलीन वर्ग को ख़त्म करो। तो राजा को कहा कि नेशनल असेंबली के लिए हॉल को खुलवा दो। तो राजा क्या करता है, हॉल के ताला लगवा देता है। वो बच्चों जैसी हरकतें होती है वैसे। तो राजा क्या करता है, उसके ताला लगवा देता है और वो कहते हैं नेशनल असेंबली की ताला लगवाने से कुछ नहीं होता, हम बाहर जाते हैं। बाहर क्या, राजा को खेलने के लिए एक टेनिस कोर्ट था। टेनिस कोर्ट मतलब एक छोटा सा मैदान था टेनिस खेलने का। तो उस मैदान में जाते हैं सारे के सारे सदस्य और टेनिस कोर्ट की शपथ लेते हैं। कब? 20 जून 1789 को। तो 20 जून को राजा ने कुलीनों के पक्ष में
सभा भवन पर ताला लगवा दिया था। राजा ने क्या किया, कुलीनों के पक्ष में सभा भवन पर ताला लगवा दिया और इस परिस्थिति में जनसाधारण वर्ग ने पास के टेनिस के मैदान पर ही सभा कर डाली। मिराबो और ओबेसाइस भी इसमें सम्मिलित हुए। सभी सदस्यों ने संविधान बनाने तक उसी टेनिस मैदान में डटे रहने की शपथ ली। मोनियर द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर यह शपथ ली गई थी और यह शपथ टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जानी जाती है। तो आज के लिए ये टेनिस कोर्ट की शपथ के साथ ही हम आज का ये पार्ट 1 कंप्लीट करते हैं। पार्ट 2 के अंदर हम क्या करेंगे, फ्रांस की क्रांति को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पार्ट 2 जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।